तो दारू के बाद दवा घोटाला, बड़ा गड़बड़ झाला। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। जांच भी फर्जी, दवाइयां भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ। कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं लाई। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। इनके भी तार जुड़े हुए हैं, वो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? अच्छा, जानते हैं आप, एक जमाना था जब रेडियो पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आया करता था। याद है? फरमाइशी गीत, जिसमें लोग अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए रेडियो स्टेशन को चिट्ठियां और तार भेजा करते थे। फरमाइशी गीत, फिर रेडियो पर दर्शकों की पसंद के गाने बजाए जाते थे। जमाना बदला, अब एक नया चला है कि फरमाइशी इंटरव्यूज का दौर चल रहा है। होता ही है कि फिल्मी कलाकारों, हस्तियों और नेताओं को उनकी फरमाइश पर कुछ लोग सवाल लिखकर पहले भेज देते हैं। उन्हें फरमाइशी इंटरव्यूज कहा जाता है कि पहले सवाल भेजो। जब इनमें से किसी को सवाल पसंद नहीं आता तो वो सवाल बदलवा भी देता है या फिर इंटरव्यू देने से मना कर देता है। फरमाइशी इंटरव्यू अब एक नया आया है मार्केट में, फरमाइशी पूछताछ। नेता जांच एजेंसियों से कहने लगे कि आपको हमसे पूछताछ करनी है ना, तो पहले सवालों की लिस्ट भेजिए। हमें सवाल पसंद आए तो हम पूछताछ के लिए आएंगे, सवाल पसंद नहीं आए तो आप अपना सवाल भेजते रहिए, हम नहीं आने वाले। फरमाइशी पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईडी शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन केजरीवाल जी तीनों बार ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए। उल्टा पहले उन्होंने ईडी से सवालों की लिस्ट मांगी। सवाल कौन से पूछने हैं, क्वेश्चनर भेज दीजिए। सवालों की लिस्ट मांगी, अब उन्होंने ईडी को ही सवालों की लिस्ट भेज दी है। यानी कि उल्टा अरविंद केजरीवाल ईडी पर सवाल दाग रहे हैं। आज दिन भर, पूरा दिन यह चर्चा होती रही कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसकी आशंका सबसे ज्यादा खुद आम आदमी पार्टी के नेता जता रहे थे। सौरभ भारद्वाज, आतिशी जी, तमाम आम आदमी, जैस्मिन शाह, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता मीडिया में आज गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आज गिरफ्तार हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। खैर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने 1 मिनट 4 मिनट 9 सेकंड, एक 4 मिनट 9 सेकंड का वीडियो जारी करके सफाई दी। केजरीवाल का दावा है कि ईडी लोकसभा चुनाव से पहले पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। पहले विधानसभा चुनाव थे, उसमें अड़ंगा डालना चाह रही थी ईडी। अब जो है लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो चुनाव में उनको रोकने के लिए, प्रचार में जाने से रोकने के लिए ईडी
बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती बनकर खड़ा ना हो सके। सुनिए आप। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, वो भ्रष्टाचारी हैं नहीं हैं, आरोपी हैं नहीं है, वैसे अभी आरोपी नहीं है। अब उनको बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है। आरोपी तो वो तो है नहीं, बस उनसे पूछताछ, कुछ सवाल जवाब है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन एक बड़ा तर्क बार बार ये दिया जाता है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ना केजरीवाल जी को बीजेपी के इशारे पर ईडी उनको बार बार समन भेज देती है, बुला लेती है, गिरफ्तार कर लेगी ताकि वो चुनाव प्रचार में ना जा पाए। अब देखिए, अगर ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही होती ना, जैसा कि आरोप लगाए जाते हैं, अगर ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही होती तो पता नहीं हम यकीन से कह सकते हैं कि ईडी केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने से तो कम से कम नहीं रोकती। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जहां जहां केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया, उनमें से ज्यादातर में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। अब इससे तो फायदा बीजेपी को ही होता है ना, बीजेपी का ही वोट शेयर बढ़ता है। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में ना उतरे? अच्छा, आपको यकीन नहीं होता ना, तो चलिए कुछ आंकड़े आज आपको दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी के इशारे पर ईडी केजरीवाल को समन ताकि वो चुनाव प्रचार में न जा पाए। कुछ आंकड़े। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। केजरीवाल ने भी राजस्थान में कम से कम 2 सीटों पर रैलियां की थी। फिर भी 85 में से 84, 85 में से 84 सीट्स पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 500 से 1000 वोट हासिल हुए। इन 84 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई, जमानतें जब्त हो गई। जीत किसी भी सीट पर नहीं थी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी को कुल 1,48,709 वोट मिले। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से बोलूंगा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी को कुल 1,48,709 वोट मिले, 1.5 लाख के आसपास। ठीक है। अब राजस्थान में जितने आम आदमी पार्टी को कुल मिले हैं ना वोट, उससे ज्यादा तो लोगों ने ना नोटा का बटन दबाया। नन ऑफ द अबव, नोटा का बटन दबाया। राजस्थान में नोटा को 3,82,066 वोट मिले थे। अच्छा चलिए, राजस्थान कहेंगे मध्य प्रदेश की बताइए। चलिए मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े बताता हूं, वैसे तो स्क्रीन पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी की हालत देख लीजिए। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए समन दिए जा रहे हैं, ये कहा जाता है ना। यहां भी स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने कई मौकों पर चुनाव प्रचार किया था। मध्य प्रदेश में केजरीवाल जी की पार्टी ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 63 पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कितनी? 65 में से, देखिए 65 में से 63 पर जमानत जब्त। जीत तो छोड़िए, किसी पर नहीं मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 2,33,458 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। कितने? 2,33,458 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। जबकि मध्य प्रदेश में नोटा को वोट कितने मिले, पढ़ लीजिए आप, 4,27,710। आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़, यही 3 चुनाव थे, उससे पहले भी समन गया था, वो नहीं गए थे, चुनाव प्रचार था, ये था वो था। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 54 सीटों पर चुनाव लड़ा। यहां अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री
भगवंत मान जी ने भयंकर रैलियां की, फिर भी 54 की 54 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी को 1,44,770 वोट मिले, नोटा को 1,77,768 वोट मिले। कुल मिलाकर कर्नाटक और इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले। 1%। मतलब अभी भी अगर आपको लगता है ना कि बीजेपी के इशारे पर ईडी केजरीवाल जी को चुनाव के चक्कर में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए समन्स भेज रही है, आप लोग तय करिए। कुल मिलाकर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 205 सीटों पर चुनाव लड़ा। 205 की 205 सीटों पर चुनाव हारा, वो तो चलिए ठीक है। 205 में से ना 201 पर जमानत जब्त करा ली। 205 में से 201, तो वो अगर चले जाते, प्रचार हो जाता, तो शायद ये नंबर 200 हो जाता, 199 हो जाता। ये हाल तब है जब आम आदमी पार्टी कहती है कि वो उत्तर भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ये तो सिर्फ इस साल हुए विधानसभा चुनावों की बात है। अब 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो पंजाब को छोड़कर बाकी के राज्यों में भी आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की धुआंधार रैलियों के बावजूद करारी हार मिली। पंजाब को अलग कर देना तो आम आदमी पार्टी ने 2022 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में कुल 706 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 645 ने जमानत जब्त कराई। 706 में से 645 जमानत जब्त। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के स्टार प्रचारक हुए, तो बीजेपी के इशारे पर ईडी केजरीवाल को चुनाव प्रचार में जाने से रोकेगी। आरोप है ये, आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, तय आप करें। फिर केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में रोकने से लिए ऐसा कर रही है। हालांकि देखिए, केजरीवाल वर्सेस ईडी वाली इस सियासी कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि केजरीवाल को कल यानी कि 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना था। कल ईडी उनका इंतजार करती रही, लेकिन केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। और आज जब ईडी का केजरीवाल को गिरफ्तार करने का शायद कोई इरादा नहीं था, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया जैसे ईडी आज ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रहेगी। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या आम आदमी पार्टी चाहती है क्या कि केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर ले। अब ईडी को भी बताया जा रहा है कि सफाई देकर कहना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। यानी कि कल ईडी केजरीवाल का इंतजार करती रही और आज केजरीवाल ईडी का इंतजार करते रहे। देखिए, एक तरफ केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर एक तरीके से ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है। अब उन पर दोहरी मार संभवतः पड़ सकती है उनकी सरकार पर, उन पर नहीं, उनकी सरकार पर, क्योंकि दिल्ली के, ध्यान से सुनिएगा, मोहल्ला क्लिनिक्स पर फर्जी टेस्ट कराने के आरोप लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी मौत का क्लिनिक बता रही है, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई जांच ऑर्डर कर दी गई है। मोहल्ला क्लिनिक, कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, याद होगा, नकली दवाइयों की सप्लाई का मामला भी सामने आ गया था, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने इस मामले की जांच भी सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। और सरकारी अस्पतालों की दवाओं के सैंपल जांच में फेल होने के बाद विजिलेंस विभाग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मतलब समझिए, मतलब ये कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब तक कथित शराब घोटाले में घिरी हुई थी। अभी मैं कथित इसलिए कहूंगा क्योंकि साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो घिरे हुए हैं। इसमें जांच की आंच तो पहुंच रही है। यानी कि दारू के बाद अब दवा में भी घोटाले के आरोप दिल्ली सरकार पर है और इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। किस तरह ये पूरा मामला सामने आया ना, सुनेंगे ना, दिमाग चकरा जाएगा आप लोगों का। बताऊंगा आज मैं आपको, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, समझेंगे आप। कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का। यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। मैं धन्यवाद हूँ एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए।
20 सितंबर को मैंने ही अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टरों के विषय में शिकायत आई थी कि वो मोहल्ला क्लिनिक में लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अटेंडेंस का जो सिस्टम है, देखिए जनरली सरकार के अंदर तो अटेंडेंस का सिस्टम सिर्फ साइन का होता है, साइन कर दिए आप आए। अब देखिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में ना फर्जी टेस्ट के आरोपों का मामला क्या ना, एक बार इसको समझिएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जब मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं ना, उनमें आने वाले मरीजों को अगर डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है ना, जैसे आप गए मोहल्ला क्लिनिक, डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिखा, तो उनके सैंपल्स की जांच 2 प्राइवेट लेबोरेटरीज में कराई जाती है। बहुत आराम से समझाऊंगा, दोबारा से सुनिए। आप गए, टेस्ट लिखा, सैंपल्स की जांच 2 प्राइवेट लेबोरेटरी से कराई जाती है, ठीक है, जिनके साथ फरवरी 2023 में दिल्ली सरकार ने एक तरीके का समझौता किया कि 2 लैब्स हैं। मरीजों के लिए ये जांच फ्री होती है। मोहल्ला क्लिनिक फ्री, बहुत अच्छी बात, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक्स में आने वाले जितने भी मरीजों के टेस्ट होते हैं ना, उसके लिए दिल्ली सरकार इन लेबोरेटरीज को तो पैसा देती है। भाई खर्चा तो हो रहा है, मरीजों से नहीं लिया जा रहा है, टेस्ट कराया जा रहा है, दिल्ली सरकार लेबोरेटरीज को पैसा दे रही है। यहां तक समझ गए अब आप? अब आरोप ये लग रहे हैं कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करा लिए गए। मरीज है ही नहीं मिस्टर इंडिया, मैं नीचे लिखा है ना मिस्टर इंडिया, मरीजों पर बड़ा खुलासा क्या है। इसका मकसद था कि लाखों फर्जी टेस्ट के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक के लिए सर्विस देने वाली इन प्राइवेट लेबोरेटरीज को फायदा पहुंचाया गया। मोहल्ला क्लिनिक में जिन मरीजों के टेस्ट कराए जाते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, तो फिर घोटाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की जांच से क्या पता लगा? 11,000, सुनते रहिए जो बता रहा हूं, 11,657 ऐसे लैब टेस्ट किए गए जिसमें मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह 0 लिखा था। कितने? 11,657। इसके अलावा अब रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन सबके आगे मोबाइल नंबर 0। इसके अलावा 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ी गई। 8,251 एक टेस्ट, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा। आगे बढ़िए, 3,092 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें मोबाइल नंबर की जगह 9999 ये नंबर लिखा था, 10 बार 9। अब सोचिए दिल्ली के वो कौन 3,092 लोग होंगे जिनका ये मोबाइल नंबर है, ठीक। मोहल्ला क्लिनिक द्वारा कराए गए लगभग 400 टेस्ट में मोबाइल नंबरों की शुरुआत 1 2 3 4 5 से हुए। मतलब अब भारत में इस्तेमाल 1 2 3 4 5 वाला नंबर तो पता नहीं। अब इसके अलावा 999 ऐसे नंबरों की पहचान की गई जिनके इस्तेमाल 15 या अधिक बार टेस्ट के लिए किया गया। एक मोबाइल नंबर पर 15 टेस्ट, समझ गए? तो खुल गया। बड़ी बात यह है कि जुलाई से सितंबर 2023 के बीच इन दोनों लेबोरेटरीज में कुल मिलाकर 6,06,837 ऐसे टेस्ट किए गए। दोबारा सुनिए, 6,06,837 ऐसे टेस्ट किए गए जिनमें फर्जी रिकॉर्ड दर्ज करने होने के आरोप है। आप सोचिए एक बार को, कट्टर ईमानदार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से मुफ्त इलाज का वादा किया, मुफ्त इलाज दिया, लेकिन आरोप है कि इसके एवज में जेबें भरी गई, जिसको लेकर दिल्ली के हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, लेकिन लोगों को फ्री इलाज मिल सके। लेकिन आरोप है कि ये मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए और मुफ्त के नाम पर दिल्ली की जनता से करोड़ों की ठगी भी हो रही है। अच्छा, दूसरा आरोप सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में एक डॉक्टर 533 मरीजों को देखता है। हाँ, हैरान हो गए आप, एक दिन में 533 देख लेता है। अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक 4 घंटे के लिए खुलते हैं, 9 से 1। अब इस तरह से 4 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो आप कैलकुलेट करें तो ये शायद 240, ठीक है। अब 240 मिनटों में 1 घंटे में 60 मिनट, 4 घंटा 240 मिनटों में मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर 533 मरीजों को देख लेता है। 240 मिनट में 533 मरीज, मतलब अगर एक मरीज को देखें तो उसके हिस्से में आधा मिनट से भी कम आ रहा है, 30-30 सेकंड में। अब इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर आधे मिनट में 30 सेकंड में एक मरीज का इलाज कैसे कर लेता है। हो सकता है कर लेते हो, हमें नहीं पता, जांच में सामने आएगा, लेकिन हम तो फैक्ट बता रहे हैं भाई, हो सकता है 30 सेकंड में इलाज कर देता हो मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर को एक मरीज को देखने में कितना समय लगना चाहिए ना, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है।
क्योंकि उसकी बीमारी, स्थिति और उसके कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक किसी भी डॉक्टर को मरीजों को देखने में औसतन 5 से 10 मिनट का समय लगता है। भारत के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लगती है, लेकिन इसके बावजूद एक अध्ययन के मुताबिक भारत के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर एक मरीज को देखने में कम से कम, मतलब आप अप्रॉक्सीमेट मानकर चले ना, तो 2.5 से 3 मिनट का समय तो लगता ही है। जबकि केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक्स में आरोपों के मुताबिक सिर्फ 30 सेकंड में एक मरीज का इलाज हो रहा है। 30 सेकंड। अच्छा, बीजेपी पूछ रही है कि क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? अगर थे तो एक दिन में यहां 500 पेशेंट्स के आने का फुटेज भी होगा। दिल्ली सरकार को उसे सामने लाना चाहिए। एक बार सुन लीजिए क्या आरोप है और क्या आम आदमी पार्टी का पक्ष है। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। अब देखिए, आरोप यह भी है कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में ना डॉक्टर फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वो तो शायद सौरभ जी भी मान रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स को अपनी अटेंडेंस के लिए आंखों का ब्लिंक करना होता था, जिसके आधार पर उनकी अटेंडेंस दर्ज होती थी। लेकिन ऐसा आरोप है कि कुछ डॉक्टर अपना वीडियो बनाकर अटेंडेंस दर्ज करा देते थे और खुद क्लिनिक नहीं जाते थे। अब इन सभी आरोपों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। केजरीवाल सरकार पर दूसरा आरोप, यह भी सुनिएगा, बहुत बड़ा, ये आपकी सेहत से जुड़ा है। अगर आप भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गए होंगे, सुनिए ध्यान से। दूसरा आरोप है, यह आरोप है हालांकि, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की सप्लाई है। नकली दवाइयों, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है दिल्ली के उपराज्यपाल ने। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की शिकायत मिलने पर जब इसकी जांच विजिलेंस विभाग से कराई गई तो पता चला कि दवाइयों के 10% सैंपल जांच में फेल हो गए। 10%। बड़ी बात यह है कि जो दवाएं घटिया क्वालिटी की पाई गई हैं, उसमें जो दवाएं हैं वो हैं सेफेलेक्सिन जैसी दवाएं, आपको पता होगा, जिसका इस्तेमाल फेफड़ों और यूटीआई संक्रमण के लिए किया जाता है। और सुनिए, इसी तरह फेफड़ों और जोड़ों में सूजन को ठीक करने के लिए जिस डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है वो भी नकली। अब सबसे कॉमनली यूज्ड हाई बीपी, गए होंगे हाई बीपी, सरकारी अस्पताल दिल्ली, हाई बीपी में दी जाने वाली जो दवाई है वो है एम्लोडेपिन, दवाई भी नकली पाई गई। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जब ये नकली दवाई दी जाएंगी तो फिर उन मरीजों का क्या होगा? ये आपकी सेहत से जुड़ा मामला है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने अपने करीबी लोगों को दवाइयों की सप्लाई का टेंडर दे दिया। करीबी लोगों को दवाइयों की सप्लाई का टेंडर दे दिया, जिन्होंने नकली दवाइयों की सप्लाई की, और इसमें 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। ये आरोप है।